माननीय सदस्यगण, वर्ष 1931 में आज ही के दिन अर्थात 23 मार्च को भारत के 3 महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस महान वीरों ने अल्प आयु में ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और भारत की स्वतंत्रता लड़ाई प्राप्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति ने एक स्वाधीन एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। हमारे इन महान शहीदों की वीरता की अमर गाथा हमारे युवाओं और समस्त देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा की स्रोत रही है। हम इन महान सपूतों की शहादत को नमन करते हैं। हम सदन एवं समस्त राष्ट्र की ओर से इन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में उनके महान विचारों एवं आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लेते हैं। अब सभा शहीदों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 421 श्री राजमोहन उन्नीथान। माननीय मंत्री महोदय की पटल पर उत्तर रखा गया। श्री मल्लू रवि, Thank you, sir, for giving me chance to ask the supplementary. Sir, will the Minister of Education be pleased to state whether any of the universities from the state of Telangana have been shortlisted or under consideration for recognition as global education hub institutions? Speaker sir, the question is something different, and Honorable Minister has specific question on whether any university has been identified in Telangana. Sir, today the question is something else. श्री विष्णुदत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खजुराहो बुंदेलखंड का केंद्र है और उच्च शिक्षा विस्तार के क्षेत्रीय समानता को सुदृढ़ करने के माध्यम के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की जनता पर फोकस है और उन बुंदेलखंड के विकास के लिए वो लगातार प्रतिबद्ध हैं और लगातार बुंदेलखंड की प्रगति आगे देश के अंदर बढ़ रही है। लेकिन उच्च शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र नहीं होने के कारण खजुराहो बुंदेलखंड का एजुकेशन का हब बन सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि NIT से लेकर ऐसे कोई उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना अगर खजुराहो के अंदर योजना है या ऐसी योजना हो सकती है तो वहां के युवाओं के लिए, वहां की जनता के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। यही मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, आदरणीय सदस्य ने एक बुंदेलखंड स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, लेकिन ये प्रश्न के जो मूल प्रश्न में जो तृतीय प्रश्न है कि रीजनल इक्विटी के बारे में उच्च शिक्षा में क्या योजना है, मैं एक विस्तृत उत्तर रखा गया है। पिछले 14 के बाद कितने IIT, IIIT, आइजर, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, NIT और एम्स खोला गया है, इसमें उत्तर में रखा गया है। अनेक प्रकार की PM उषा स्वयं पोर्टल में, स्वयं प्लेटफॉर्म पे 40% तक क्रेडिट के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट उपलब्ध करने का व्यवस्था और रिसर्च पार्क जैसे देश भर में अनेक इलाका में योजना बनाई गई है। स्पेसिफिक बुंदेलखंड के बारे में मैं आदरणीय सदस्य से चर्चा कर सकता हूँ।
श्रीमती टी सुमति. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. Sir, this question is regarding the Central Institute of Classical Tamil. Though it may not be related directly to the question asked, I have a request to Honorable Minister, sir, through you to make. The Central Institute of Classical Tamil in Chennai has only one permanent faculty position and just 3 permanent non-teaching staff, sir. This has been acknowledged by the Parliamentary Standing Committee of Education as well. Such acute vacancies can affect academic research, teaching capacity and institutional functioning. Hence, I request the Honourable Minister, through you, sir, when does the government propose to fill all permanent faculty and staff vacancies at the Central Institute of Classical Tamil, sir? Thank you. Chairman Sahib, this is a separate question. Question number 422. Sri Matheshwaran V.S. 422. Mani Mantri Mohoday. Answer is laid on the table, sir. Srimati D. Punnadeshwari ji. Sir, I have requested for a supplement for 424, sir. इसमें नहीं पूछना चाहते आप? नहीं, 424 से सर, चौथी प्रश्न. दर्शन सिंह चौधरी. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे नरसिंहपुर नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में पिछले वर्षों में विभिन्न मदों में के अंतर्गत कुल कितना अनुदान प्रदान किया गया है, कृपया वर्षवार और योजनावार, और जिससे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में विशेष सहायता मिल सके. धन्यवाद. हर देश की संसद सदस्यों के अनुदान की राशि थोड़ी पता चलेगी. सर, वैसे भी ये क्वेश्चन केरला के हैं. केरला पर्टेनिंग क्वेश्चन सेकंड. मनिकम टैगोर. Thank you, sir. Honorable Minister has said that no dues is pending. But in the data submitted by the Honorable Minister shows a sharp mismatch between allocation and actual release. In Kerala, total grants have fallen from 22,559 crores in 21-22 to just 3,332 crores in 25-26, with only 1,064 crore actually released. Key sectors like urban local bodies, health and disaster mitigation are seeing partial or zero release despite approved allocations. At the same time, Tamil Nadu has consistently raised concerns over declining central transfers, tightened conditionalities, reduced physical space despite being a major contributor to the national economy. Okay. Is the government indirectly restricting fund releases to states through conditions and delays, or will the Honourable Minister clearly explain why approved allocations are not fully released to states like Kerala and Tamil Nadu? Thank you, sir. Sir, to approve an amount is one thing, sir. After that, the state draws the money, first tranche, uses it, and then gives us a utilization certificate, then we release the second. Sometimes even the first one doesn't come. For instance, there is a specific case I would highlight in the Kerala data. Where despite the allocation, the Kerala government has not even drawn the amount. So for instance, amount approved is 311.95 for the National Disaster Mitigation Fund. And that includes specifically 72 crores for risk mitigation project in the landslide affected territory